हेलो फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत की सीरीज कर रहे हैं विपिन चंद्र की। इसमें हम 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज ही हमारा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले जो हमने देखा था दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं राज्य क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण 1206 से 1236, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इल्तुतमिश, पंजाब एवं सिंधु पर विजय और इल्तुतमिश का मूल्यांकन आदि हमने इसमें हम देख चुके हैं, और आपसी संघर्ष तथा विवाद। ठीक है, अब हम इसमें आगे 1206 से 1236 से 1290 तक देखेंगे। इसमें राज्य की अस्थिरता का कारण, इल्तुतमिश की बेटी जो इल्तुतमिश के कोई भी पुत्र इतने योग्य न होने के कारण जब रज्जिया सुल्तान ने गद्दी संभाल ली थी तो फिर उसके सामने क्या क्या उसके सम्मुख चुनौतियां थी, उसका हम इसमें आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। रज्जिया की अस्थिरता का काल। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1 दशक तक दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही। इस काल के दौरान इल्तुतमिश के 4 वंशजों को राजगद्दी पर बैठाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसका मुख्य कारण तुर्क अमीरों के बीच तीक्ष्ण गुटबंदी थी। जैसा कि हमने पहले देखा है कि तुर्क लोग कई जनजातियों में विभाजित थे, जिनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया था और कुछ ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। उनके बीच घोर संघर्ष की स्थिति रहती थी। मसलन मुइजुद्दीन और मावरा उन नहर की गैर मुस्लिम कुछ तुर्क जनजातियों के बीच बराबर संघर्ष चलता रहता था। इसके अलावा वे तुर्क जनजातियां समूह भी हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कुलीन तंत्र में तुर्कों के अतिरिक्त अगला महत्वपूर्ण जनजातीय समूह तजिकों का था। तजिक लोग मावरा उल नहर के खुरासान क्षेत्र के ईरानी थे। इस क्षेत्र में तुर्कों के प्रवेश करने के पूर्व ईरानियों का प्राधान्य था, जिन्हें वहां से निकाल दिया गया था। किंतु तुर्क लोग उद्दंड योद्धा थे एवं प्रशासन कला के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अतः तजिक लोगों ने, जिनमें से बहुत से लोग पहले जमींदार हुआ करते थे, प्रशासन का अधिकांश भार संभाला। इस प्रक्रिया में उनमें से कई लोगों ने उच्च पद प्राप्त किए। इस प्रकार इल्तुतमिश का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी एक ताजिक था। मुक्त एवं दास दोनों ही प्रकार के तुर्क अमीर ताजिकों की प्रधानता देने का विरोध करते थे और उन्हें योद्धा के बजाय कलमकद धनी या नवीसंधा या नौकरशाही से संबंध मानते थे। यद्यपि खुरासान एवं निकटवर्ती क्षेत्रों ईरान, गौर, गजनी आदि में बस जाने के बाद तुर्कों की जनजातीय संरचना काफी हद तक खंडित हो गई थी, किंतु पुराने जनजातीय संघ एवं व्यक्तिगत लगाव और बंधन अब भी काफी सबल थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत बंधन दास का था। जैसा कि हमने देखा है कि कई सुल्तानों ने तुर्क दासों को पाल पोस कर योद्धा एवं प्रशासक बनाने की विशेष प्रयोजन से खरीदा था। ऐसे दासों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था और अक्सर उन्हें शासकों के अपने पुत्रों के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इल्तुतमिश के दास अधिकारियों का अपना एक अभिजात समूह था, जिसे अपने आप पर बहुत गर्व था। यह समूह मुक्त अमीरों, तुर्क एवं ताजिक दोनों को भी अपने बराबर नहीं समझता था। बाद में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इस दास अधिकारियों को चेहलगान यानी 40 समूह की संज्ञा देता था। 40 का यह संख्या कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि इल्तुतमिश के अमीरों की सूची में ऐसे 25 से भी कम दास अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। यदि इस 40 के समूह में एक भी संगठित निकाय के तौर पर व्यवहार किया होता तो संभवतः स्थिति संभल जाती, लेकिन जैसा कि बर्नी का कथन है कि उनमें से कोई भी किसी अन्य के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होता था और अन्य क्षेत्रों, युक्त शक्तियों, पदों एवं सम्मानों के वितरण में वे एक दूसरे के साथ समानता की मांग करते थे। मध्यकालीन इतिहास के एक रोमांचकारी व अनूठे व्यक्तिगत रजिया 1236 से 1240 के उत्थान और पतन को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। वह राजगद्दी पर इस कारण बैठ पाई कि तुर्क दास अधिकारियों का एक सबल समूह ने, जिसमें बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के हाकिम प्रमुख थे, इल्तुतमिश के पुत्र कुतुबुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी विद्रोहियों के साथ हो गया और कुतुबुद्दीन अलोकप्रिय हो गया, क्योंकि सुल्तान बनने के बाद वह भोग विलास में डूब गया। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था और राजकाज अपनी मां शाह तुर्कान के हाथों में सौंप दिया, जो एक तुर्क दासी रह चुकी थी। सुल्तान के हरम एवं इसके प्रशासन के प्रधान के रूप में उसने उन सबों में प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। जिन्होंने पहले उसे नीचे दिखाया था। अब रुकनुद्दीन अपने विद्रोही से लड़ने के लिए नगर से बाहर गया हुआ था। तब रजिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जामा मस्जिद में प्रवेश किया एवं दिल्ली के लोगों को यह बताते हुए कि उसकी हत्या करने की साजिश की जा रही है, उनसे समर्थन का अनुरोध किया। उसके पक्ष में एक जनविद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तथा वह राजगद्दी हासिल करने में सफल हो पाई। रजिया ने राजगद्दी पर अपने दावों को इस आधार पर सशक्त बनाने का प्रयास किया कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्रों के बजाय उसी को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था। उस समय के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी कि इल्तुतमिश ने यह निर्णय लेने के पूर्व धर्मशास्त्रों, उलेमा से परामर्श नहीं किया, बल्कि उन्हें इसकी जानकारी बाद में दी, जिसके कारण उनके सामने इस निर्णय से सहमत होने के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। हम देखेंगे
लगे कि बाद में भारत के तुर्की शासकों ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए और बाद में धर्मशास्त्रियों से परामर्श किया, किंतु वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी समेत तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को नामजदगी का स्वीकार नहीं किया, अपितु पहले उसके श्रेष्ठपुत्र रुकनुद्दीन का समर्थन किया। यद्यपि रजिया राजगद्दी पर बैठ गई, किंतु लगता है कि उसे कभी भी तुर्क अमीरों के किसी भी शक्तिशाली समूह को ठोस समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसे सत्ता में बने रहने के लिए विरोधी पक्ष को विभाजित रखने अपने राजनीतिक कौशल का प्रयोग किया। इस प्रकार अमीरों के शक्तिशाली गुट, जिसमें मुल्तान, लाहौर, हांसी और बदायूं के हाकिमों के साथ निजामुल मुल्क जुनैदी भी मिल गया था, रजिया का विरोधी था, किंतु उसने कुछ प्रभावपूर्ण नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया, जिसके कारण निजामुल मुल्क जुनैदी अकेला पड़ गया और अंततः उसे पलायन करना पड़ा। राजगद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेने के बाद रजिया ने प्रशासन का पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। मिन्हाज के अनुसार राज्य में शांति स्थापित हो गई और सरकार की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। लखनऊ से देवल तक के क्षेत्र में सभी मालिकों और अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता और अधीनता अभिव्यक्त की। प्रशासन के साथ सीधा संपर्क रखने के लिए रजिया ने महिला पेशाब त्याग कर पुरुषों के धारण कर लिया और उसे ये एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पुरुषों के द्वारा जो ऊपर का वस्त्र धारण किया जाता था उसे कबा बोलते थे और जो एक प्रकार की पगड़ी थी उसे कुल्हा बोलते थे। स्टेटमेंट में आया था, आई थिंक 2017 के यूजीसी के पेपर में अपनाया। उसने दरबार में उपस्थित होना शुरू कर दिया और बेपर्दा हाथी पर सवारी करना आरंभ किया। इस प्रकार लोग उसका चेहरा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे। इसके कारण रूढ़िवादी तबकों में कानाफूसी तो आवश्यक हुई होगी, किंतु रजिया के प्रति कोई जन विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि उसे दिल्ली के लोगों का समर्थन प्राप्त था। किंतु सिरखे, दिल्ली और इक्तो में स्थित कुछ अमीरों के बीच उसके प्रति विरोध पनपने लगा। यह विरोध, जैसा कि बताया जाता है, कि इसलिए शुरू हुआ कि उसने मलिक बाकू नामक एक हब्सी को अमीर आकुर अथवा अस्तबलों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद था, जो न केवल हाथियों और घोड़ों समेत राज के अस्तबलों पर नियंत्रण का सूचक था, बल्कि सुल्तान से घनिष्ठता का प्रतीक भी माना जाता है। अतः तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों को अपने ही पास रखना चाहते थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मलिक याकूत की नियुक्ति तुर्क अमीरों की शक्ति को निस्तेज करने के लिए गैर तुर्क अमीरों का एक समांतर गुट तैयार करने की रजिया की नीति का एक हिस्सा थी। यह मानने का कोई भी कारण नहीं है कि रजिया और मलिक याकूत के बीच कोई व्यक्तिगत घनिष्ठता थी। यहाँ तक कि आरोप भी है कि वह रजिया की काख में हाथ डालकर उसके घोड़े पर चढ़ता था। बाद की मनगढ़ी कहानियां, क्योंकि किसी भी समकालीन व्यक्ति ने इसका उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा रजिया लोगों के बीच हाथी पर सवार होकर जाती थी, घोड़े पर नहीं। सच तो यह है कि उसके प्रति तुर्क अमीरों ने असंतोष का मुख्य कारण सत्ता का प्रत्यक्ष प्रयोग में संचालन करने की रजिया की इच्छा और दृढ़ता थी। पहला विद्रोह लाहौर के हाकिम कबीर खान द्वारा हुआ। रजिया ने लाहौर की ओर कूच गया और उसे कबीर खान को समर्पण करने के लिए विवश किया। उसके बाद उसने कबीर खान को लाहौर के बजाय मुल्तान का हाकिम नियुक्त कर दिया। वह जैसे ही दिल्ली लौटी, वैसे ही तबरा हिंद के हाकिम अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने कबीर खान और अल्तुनिया दोनों पर ही अनुग्रह किया और उसे किसी विद्रोह से उम्मीद नहीं थी। उसने अल्तुनिया के विरुद्ध कूच तो किया, किंतु उसे यह पता नहीं था कि वह दिल्ली में मौजूद तुर्क अमीरों के एक शक्तिशाली गुट से संपर्क बना हुआ था, जो सत्ता प्राप्त करने के अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के लिए रजिया को गद्दी। अतः जब रजिया तबरहिंदा पहुंची तो तुर्क अमीरों ने विद्रोह कर दिया, याकूत की हत्या कर दी और तबरहिंदा में रजिया को कैद कर लिया। दिल्ली के षड्यंत्रकारियों ने इल्तुतमिश के कन्या वंशज को राजगद्दी पर बैठाया। इस घटना ने रजिया के शासनकाल का वस्तुतः अंत कर दिया। बाद में अल्तुतुनिया के साथ उसका विवाह, दिल्ली की ओर उसका बढ़ना, उसकी पराजय, उसके द्वारा जल्दबाजी में भर्ती किए गए सैनिकों का पलायन एक रोचक अंतराल था, जिसके सफल होने की संभावना नहीं के बराबर थी। पलायन के दौरान डकैतों ने उसकी हत्या कर दी। रजिया के दुखद अंत ने चिहलगानी तुर्की अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को प्रदर्शित किया। समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज भी रजिया की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि रजिया में सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे। वह बुद्धिमानी, लोकोपकारी, अपने राज्य का कल्याण करने वाली, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का, अब जैसे कुछ स्टेटमेंट आ जाता है कि उपयुक्त कथन मिन्हाज उस सिराज ने किसके संबंध में कहा है। उपयुक्त कथन मिन्हाज उस सिराज ने किसके संबंध में कहा है कि वह बुद्धिमानी, लोकोपकारी, अपने राज्य का कल्याण करने वाली, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का भला करने वाले एक महान योद्धा थी, है ना। तो किसके संबंध में आ जाएगा? रजिया के। इस तरीके से क्वेश्चन निकलता है स्टेटमेंट के। फिर सोचते हैं कि कहाँ से आते हैं, किंतु इसके साथ वे पाठकों के सामने यह भी सवाल रखते थे कि इन सारे गुणों से उसे फायदा ही क्या हुआ है जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई है। तुर्की अमीरों को दोषी ठहराने के बजाय मिन्हाज ने ऐसा कहना ही अधिक उपयुक्त समझा।
जैसा कि हम देख चुके हैं, ये रजिया के साथ साथ उसके उत्तराधिकारियों के पतन के भी प्रधान कारण थे। रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी में और नायब के रूप में बलबन की शक्ति के उत्थान के बीच का काल अमीर और सुल्तान के बीच सतत संघर्ष का काल था। यद्यपि अमीर इस बात से सहमत थे कि इल्तुतमिश के ही किसी वंशज को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया जाए, किंतु वे चाहते थे कि समस्त शक्ति और प्राधिकार उन्हीं के हाथों में निहित रहे। जैसा कि एक प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी का कथन है कि इल्तुतमिश के परिवार के इतिहास में मुख्य संवैधानिक हित वास्तविक सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए सुल्तान और अमीरों के बीच संघर्ष में निहित है। पहले तो अमीरों को इस संघर्ष में सफलता मिली। उन्होंने इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह को इस शर्त पर रजिया के बाद सुल्तान बनाया कि वह तुर्क अमीर एतगिन को नायब के पद पर नियुक्त करेगा। कुछ समय तक 3 अमीर नायब और वजीर मुस्तैफी के निकाय पर एक प्रकार के प्रशासकीय परिषद के रूप में कार्य किया, जिससे सुल्तान का प्रभुत्व केवल एक औपचारिकता मात्र रह गया। किंतु त्रिशासक गुट के बीच स्वार्थ के आपसी टकराव एवं अपनी शक्तियां पुनः हस्तगत करने के सुल्तान के प्रयासों ने वजीर के साथ एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जिसमें बहराम शाह को अपनी राजगद्दी और जीवन दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। उसके बाद सुल्तान बनने वाले मसूद को अंजाम भी वैसा ही हुआ। समस्त शक्ति अपने ही हाथों में समेटने के वजीर निजामुल मुल्क के प्रयास के कारण उसकी हत्या कर दी गई। बलबन का उत्थान हुआ, जिसने बाद में सत्ता हथियाने के अपने मार्ग को निष्कंटक बनाने के उद्देश्य से सुल्तान को पदच्युत कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 6 वर्षों के छोटे से काल में 4 सुल्तानों की मृत्यु से सुल्तान और तुर्क अमीरों के संबंध में एक गंभीर संकट को इंगित किया। इस काल में शासन की वास्तविक शक्ति अमीर वर्ग के हाथों में थी और सुल्तान नाम मात्र का शासक था, किंतु अमीर वर्ग कोई संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने में विफल रहा। सन 1246 में इल्तुतमिश के एक पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को राजगद्दी प्राप्त होना वस्तुतः बलबन का कमाल था। यद्यपि उसने कुछ समय तक सभी तुर्क अमीरों को अपने विश्वास में लेकर चलने का प्रयास किया। अमीरों के लिए नासिरुद्दीन महमूद एक उपयुक्त उपकरण था, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों का जो हाल हुआ था वह उसके लिए पर्याप्त चेतावनी था। अपना पूरा समय वह इबादत एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों जैसे कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करने, श्रद्धालुओं के लिए टोपियां बनाने आदि में व्यतीत करता था। कौन करता था? नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन आया हुआ है ये। इस प्रकार हर तरह से अमीरों की जीत हो गई, किंतु जैसा कि परवर्ती घटनाओं से पता चलता है कि उनकी यह जीत अकाल्पनिक थी। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे बलबन का काल 1246 से 1287। अब इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।